बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात देहरादून की। सोमवार को देहरादून में ईडी ने हरक सिंह रावत से 12.5 घंटे तक पूछताछ की है। पाखरो रेंज में पेड़ काटने के मामले में ईडी ने हरक सिंह रावत से सवाल पूछे। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने कहा, पाखरो सफारी प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट था। हरक ने यह भी कहा कि उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया। वहीं हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने पेड़ काटने के आदेश नहीं दिए थे। पाखरो टाइगर सफारी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाखरो टाइगर सफारी बननी चाहिए और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ईडी क्या सीबीआई का कोई भी एजेंसी अगर मुझे सजा देने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई। उत्तराखंड में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत सबसे पहले सीएम पुष्कर धामी पार्टी की मेंबरशिप लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सीएम धामी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम रहेगा। सुनील प्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा और कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कल बीजेपी की नेशनल लेवल पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली और कल ही सभी प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनकी सदस्यता का कार्यक्रम हो गया था। आज प्रदेशों में, खासकर उत्तराखंड में अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे, उनको प्राथमिक सदस्य बनाएंगे और इसके साथ साथ जो मंत्री और विधायक हैं उनको भी आज पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया जाएगा और इसके बाद इसे जिला और मंडल लेवल पर, बूथ लेवल तक पार्टी का ले जाने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने इस बार उत्तराखंड में करीब 20 लाख नए मेंबर बनाने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बकायदा उनके ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किए गए हैं कि किस तरह से एक एक व्यक्ति को, एक एक वोटर्स को पार्टी का सदस्य बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कृषि और उद्यान विभाग के कामों की जानकारी लेंगे। दोपहर में 12 बजे सचिवालय में ये मीटिंग रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग ली, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए गौरा शक्ति ऐप को अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। साथ ही धर्मांतरण, लव जिहाद आदि मामलों में कानून होने के बावजूद इस पर रोक न लगने पर चिंता जताई। प्रदेश में ज्वेलरी दुकानों पर डकैती सहित अन्य अपराधों के प्रति सीएम धामी ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को आपस में कोऑर्डिनेट करने, इंटेलिजेंस को प्रभावी बनाने और रात में पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि बाहरी प्रदेशों के अपराधियों की शरणागाह न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जाए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पागल नाला के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया, पत्थर हाईवे पर गिरे और इसके साथ ही पागल नाला उफान पर बह रहा है। हाईवे के दोनों तरफ कई यात्री फंसे हुए हैं। सड़क को खोलने का काम जारी है। आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हैं। नितिन सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, बार बार ये समस्या यहाँ पर आ रही है, क्या वजह है कि पूरे तरीके से अभी हाईवे खुला भी नहीं होता है, पहले ही यहाँ पर दोबारा लैंडस्लाइड हो जाता है? क्या कहता है प्रशासन? जी, अगर देखा जाए तो परसों रविवार से लगातार चमोली जनपद में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नंदप्रयाग और पागल नाला गुलाब कोठी के पास लगातार मार्ग बाधित हो रहा है। यात्रियों को यहाँ पे घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है मार्ग खुलने का और लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों से मलबा, पत्थर और जो ये पागल नाला के पास बरसाती जो नाला है
वो अचानक उफान पर आ जाता है। उसकी वजह से पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद सड़क को खोल दिया जाएगा, लेकिन अगर बारिश होती रही तो दिन भर मार्ग के बंद होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश में ही लगातार मलबा आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि मौके पर मशीनें लगाई गई हैं और समय रहते मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर कोई आवश्यक काम हो तो आप तभी ही नेशनल हाईवे पर आवागमन करें। अनावश्यक सफर करने के लिए भी मना किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लगातार पहाड़ों में अभी भी बारिश हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के ररगाड़ी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पर जोहार घाटी में एक बड़ी पहाड़ी दरक कर नीचे आ गई। पहाड़ी दरकने के बाद पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया और बरसात के दिनों में आसमानी आफत ने यहाँ पर तांडव मचाया है। बीते दिनों यहाँ पर ररगाड़ी नाले में बारिश के बाद तेज रफ्तार के साथ पानी आया था। पानी के साथ आए बोल्डर्स ने इलाके में तांडव मचाया था। बागेश्वर के कपकोट में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई जगह पर यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहा है। बागेश्वर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर बागेश्वर से। सुष्मिता, कई जगह पर बरसाती नाले उफान पर हैं, क्या स्थिति है वहां पर, जरा बताइएगा। देखिए, कल से ही बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग ने बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी किया है। अभी तक अब देखिए 15 सड़कें आज भी बागेश्वर में बंद हैं और लगातार जो बारिश है ऊपरी इलाकों में जैसे कपकोट है, इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और सुबह से कुछ वीडियो भी हमारे सामने इसमें आए हैं कि जो लोग कुछ काम के लिए बागेश्वर की ओर या अपने शहरों की ओर आ रहे हैं, तो कई जगह पे जो गधेरे हैं वो ज्यादा उफान पे आ गए हैं, जिससे जो सड़कें हैं वो काफी प्रभावित हो रही है। जैसे लास्ट गांव कीमू है, रात्रि केटी है, इस एरिया में जितने भी गधेरे हैं वो काफी उफान पे आए हैं, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। और ऐसी बोरबड़ा, बदियाकोट, झूनी, खलझूनी, ये सारे जो लास्ट गांव है, ये सभी लगभग जो बागेश्वर को जोड़ने वाले एरिया हैं, काफी दुर्गम ये जो रास्ते ये हो गए हैं। और अब तक हम देख रहे हैं बागेश्वर में लगातार बारिश से 65 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है, जिसमें से 147 मकान भी इस बार ध्वस्त हो गए हैं, जिसमें से लोगों को काफी परेशानी इसमें देखनी पड़ रही है। लगातार बारिश जो है बागेश्वर में हो रही है, जिससे कई तरह से सरयू नदी उफान पे है, गोमती नदी उफान पे है, तो काफी दिक्कतें इसमें लोगों को आ रही है। और बड़े बड़े बोल्डर भी इसमें कहीं पे गिर जा रहे हैं और सड़कें लगातार खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो जिसमें लोगों को काफी दिक्कत के सामना इसमें करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बीती रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते पिथौरागढ़ में सरयू नदी उफान पर है। फिलहाल सरयू नदी में पानी डेंजर लेवल के ऊपर जा चुका है, जिसके चलते इसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, सरयू नदी के किनारे रहने वालों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। साथ ही जिले में अन्य नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में बढ़ते पानी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। की ओर से रामगंगा बहती, उसका जलस्तर 0.9 बढ़ा हुआ है, जो खतरे के निशान के पास पे है। इसमें नदी के किनारे के सभी गांवों और प्रधानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नदियों में जहां भी जल बढ़ने की संभावना है, उन सभी जगहों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहाँ पर केदार घाटी में जोरदार बारिश हो रही है। देर शाम के बाद केदारनाथ यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच स्लाइडिंग जोन में फंस गए। रास्ता बंद होने की वजह से करीब 1300 यात्री जमा हो गए हैं। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डीडीआरएफ के जवानों ने सभी को सुरक्षित बचा लिया और फिर सोनप्रयाग तक पहुंचाया। प्रशासन ने सभी को मौसम की जानकारी देने के बाद ही यात्रा पर आने की सलाह दी है।
लंबे समय के बाद पहाड़ों में बारिश उम्मीदों के मुताबिक हुई है। बेहतर बारिश होने की वजह से जहां जल स्रोतों के रिचार्ज होने की उम्मीद बढ़ी, वहीं खेती और बागवानी को भी मानसून की बारिश से खासा फायदा मिलेगा। बीते 5 सालों से मानसून सीजन साल दर साल दगा दे रहा था। हालात ये थे कि जुलाई अगस्त के बजाय बारिश अक्टूबर में तांडव मचा रही थी। बेमौसम बारिश से जहां खेती और बागवानी को नुकसान हो रहा था, वहीं कम समय में ज्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड की घटनाओं में भी खासा इजाफा हो रहा था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के खासकर कुमाऊं रीजन में बारिश उम्मीदों के मुताबिक हुई है। जुलाई में जो 5 सालों का औसत है उससे करीब 128% ज़्यादा बारिश हुई है और अगस्त के महीने में लगभग बराबरी बारिश हुई है। तो इससे ये हुआ कि जो शुरू में जिसमें एक तो हमारी फसल की जो रोपाई वगैरह थी वो थोड़ा देर से हुई। इस सीजन में कुमाऊं की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक बारिश बागेश्वर में हुई है। बागेश्वर में अब तक 1959 mm बारिश हो चुकी है, जबकि नैनीताल में 1320 mm बारिश रिकॉर्ड हो गई है। वहीं पिथौरागढ़ में 1117 और चंपावत में 950 mm बारिश हुई। कुमाऊं के मैदानी जिले रुद्रपुर में भी इस बार 799 mm बारिश हुई है, लेकिन 100% पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में सिर्फ 356 mm बारिश हो पाई। इस सीजन में बारिश की रफ्तार ने तबाही कम और लोगों को राहत ज्यादा पहुंचाई है। कम समय में ज़्यादा रेनफॉल तो वो नुकसानदायक होता है, उसका ज़्यादा अगर वैल्यू भी हो, ज़्यादा mm हो जाए तो भी उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो इस साल बारिश हुई है इस जुलाई के महीने में वो अच्छे आराम से हुई है, स्लो रेनफॉल हुई है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे वाटर रिचार्ज में। तो अगर ये ट्रेंड फ्यूचर में भी देखने को मिलते हैं तो ये आने वाले समय के लिए अच्छा भी हो सकता है। धीमी रफ्तार से हुई बारिश के कारण खेती और बागवानी को खासा फायदा मिलने की उम्मीद जगी है। यही नहीं, सालों से सूखे पड़े प्राकृतिक जल स्रोतों को भी इस सीजन की बरसात ने पूरी तरह रिचार्ज किया है। वहीं लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों के लिए भी ये बारिश किसी राहत से कम नहीं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। परीक्षाओं में रट्टा लगाकर पास होने वालों के लिए खबर अच्छी नहीं है। अब उत्तराखंड बोर्ड अपने परीक्षा पैटर्न को बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स की काबिलियत का पता लगेगा। और ये फैसला चंडीगढ़ में हुई राज्यों की बोर्ड की बैठक में लिया गया है, जिसमें तय किया गया कि पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था रट्टा आधारित न होकर ज्ञान पर आधारित होगी। टीचर्स को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वे दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण कर लेंगे और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस रखी जाए। छात्रों को रट्टा जो पद्धति है उससे वे हट करके नए वातावरण में नए क्रिएशन के अनुसार अपनी स्किल को डेवलप करते हुए किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं। और गोविंद पाटनी हमारे साथ रामनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। गोविंद, किस तरह का बदलाव यहाँ पर परीक्षा पैटर्न में होने जा रहा है, जरा बताइएगा। देखिए, इस तरह से अगर हम देखें जिस तरह से हमें बोर्ड के सचिव ने बताया तो इस तरह से तो पूरी तरह से जो है बदलाव होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि छात्र रट्टा लगा लेते थे और रट्टा लगा के लिख के आते थे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ के। लेकिन अब पूरे सिलेबस से अगर कोर्स आएगा तो उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ना होगा और पूरे सिलेबस में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब उन्हें अपने दिमाग में रखना होगा। इसके लिए जो है उन्हें काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे से पूरा सिलेबस जो है पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद ही ये रट्टे की प्रणाली खत्म हो पाएगी। क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और छोटे प्रश्न दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा अंकों के नहीं होंगे, 1 या 2 अंकों के होंगे, तो जिसकी वजह से जो है जो छात्र अच्छा करेंगे उनको मार्क्स भी बहुत अच्छे आया करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। विकासनगर के डाक पत्थर के वीर शहीद केसरी नंदन डिग्री कॉलेज में सोमवार को अनोखी संसद लगाई गई। संसद में छात्रों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत कई अहम मंत्रियों की भूमिका निभाई है। कॉलेज में लगाई गई संसद का उद्देश्य देश के युवाओं को राजनीति और समाज के अहम मुद्दों से रूबरू कराना था, क्योंकि इन्हीं में आगे चलकर कई युवा देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
संसद में छात्रों ने भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, जिसमें छात्रों ने सांसद बनकर बाकायदा देश की जिम्मेदारी लेते हुए गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। आज हमने कई गंभीर मुद्दों को पक्ष के सामने रखा और एक अच्छा प्रतिपक्ष होने का फर्ज निभाया। पीड़ितों के साथ या बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ आए दिन चीज़ें देखी जा रही है। सुधार लाने की कोशिश करूंगी और मैं लाऊंगी भी ये चीज़ें। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगी, हेल्पलाइन नंबर चलाऊंगी। मेरा ये मानना है कि जो युवा शक्ति है वही वास्तव में राष्ट्र की शक्ति है। युवा को ठीक दिशा मिले, युवा राष्ट्र के हित में विचार करे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी के रूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने यूसीसी के नियम और कायदे तैयार कर लिए हैं। अब सिर्फ सरकार के ऐलान का इंतजार है। दो साल से ज्यादा वक्त तक हुई मेहनत के बाद यूसीसी अब आकार ले चुका है। यूसीसी के लिए जरूरी पोर्टल डिजाइन किए जा चुके हैं। रूलिंग कमेटी यूसीसी का बायलॉज तैयार कर चुकी है और बायलॉज को प्रिंट के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। बायलॉज जैसे ही बुक की शक्ल में बाहर आएगा, इसके आधार पर सितंबर और अक्टूबर में प्रदेश भर में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों को कानून की ट्रेनिंग दी जाएगी। और रूल मेकिंग के बाद जो संभवतः वो बिल्कुल आखिरी चरण में है या पूरा हो चुका होगा, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा। और ट्रेनिंग में क्योंकि आपके पास एक्ट आपका पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए, हमारी विधानसभा ने उसको पास कर दिया, उसके बाद उसका रूल मेकिंग और आईटी का काम ज़्यादा है, क्योंकि कमेटी का ये मानना है और सरकार का भी ये मानना है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, तलाक का जो इन्फॉर्मेशन और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, ये सब बिल्कुल लोगों को उनके मोबाइल पे उपलब्ध होना चाहिए। यूसीसी राज्य की कुल आबादी के करीब 4% शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा। एसटी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है, जबकि ईसाई आबादी राज्य में 1% से भी कम है। वहीं यूसीसी के ज्यादातर नियम कायदे हिंदुओं पर पहले से लागू हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी पर ही इसका सबसे ज्यादा असर होने जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी, हलाला जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बच्चे को गोद ले सकेंगे। पुत्री को पिता की और पत्नी को पति की संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी गैर कानूनी हो जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम्स के बीच में भी जितना सब पढ़ा लिखा समाज है मुसलमानों के अंदर, जितना उसमें बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां, बहनें हैं, उन सब में बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन इसका आया है, क्योंकि वो काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी निकाय चुनाव में हार से डर रही है, इसलिए इस बार चुनाव तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये आरोप कांग्रेस का है, तो बीजेपी ने कहा निकाय चुनाव जब भी होंगे जीतेगी तो बीजेपी ही। पिछले साल 2 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया था। 9 महीने से जिले के डीएम, नगर पालिका, नगर निगम में प्रशासक बने हुए हैं। अब प्रशासकों का कार्यकाल चुनाव होने तक बढ़ा दिया गया है, पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कब तक डीएम काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से बहाने बना रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री का कहना है कि अब सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर फैसला होना है। जैसे ही प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा से पास होगी, सरकार चुनाव करवाएगी। कांग्रेस देरी को हार का डर बता रही है, तो बीजेपी हर वक्त जीत का दावा कर रही है। फिर चुनाव आज हो या कल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान और जो वातावरण बद्रीनाथ सीट और मंगलौर सीट हारने के बाद राज्य में निर्मित हुआ है, वोटर खुल करके जब सामने आने लगा है, तो लग रहा है कि निकाय चुनाव में हार के डर से
भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को टालना चाह रही है। लगातार डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। और फिर जब चुनाव तो होने हैं ना, आज होंगे 2 दिन बाद होंगे, सामने आ जाएगा। यदि कांग्रेस इतनी बड़ी स्थिति में है, ठीक है, लोकसभा के उत्तराखंड को छोड़ दें, देश के अंदर थोड़ी उनकी सीटें बढ़ी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं उत्तराखंड में आप बढ़े हैं। हम तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव तो अब ओबीसी आरक्षण और पहाड़ों में आपदा को सरकार अपनी मजबूरी बता रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता कि अक्टूबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे, जबकि हाईकोर्ट में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव की बात कही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट।